नमस्कार, जय जोहार। मैं अमित रात्रे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वशिष्ठ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। इसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक को उठाने का मकसद यही है कि प्रीवियस ईयर सीजीएसआई का क्वेश्चन हमने देखा, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया हुआ था। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है अभी शक संवत जो चलता है, ठीक है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर के सीजीएसआई एग्जाम में। ठीक है, तो ये एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आइए इस पे संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन है सीजीएसआई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ था वो था शक युग वर्ष में शुरू हुआ, ऐसे करके। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे 4। जो ऑप्शन थे 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 58 ईस्वी और 78 ईस्वी। ठीक है, 58 बीसी, 78 बीसी, 58 एडी और 78 एडी। ठीक, तो ऐसा आया था। इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है डी, 78 एडी या 78 ईस्वी। ठीक है, तो 78 ईस्वी। अब हम यहाँ पर दो प्रकार की चीजें देख पा रहे हैं, एक है बीसी और एडी। हिंदी में देखें तो ईस्वी पूर्व और ईस्वी। तो इसका मतलब क्या है, क्या डिनोट करता है ये ईस्वी पूर्व और ये ईस्वी, ये दोनों में क्या अंतर है? डेट तो एक ही है 58 है ना, लेकिन उसके आगे लगा हुआ है ईस्वी पूर्व और एक में लगा हुआ है ईस्वी। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये 58 बीसी दिख रहा है हम लोग को और एक दिख रहा है एडी। ठीक है, तो ये बीसी और एडी में डिफरेंस क्या है? बीसी और एडी में डिफरेंस ये है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में शामिल किया गया है, तो वो क्राइस्ट के जन्म के बाद की चीजें चल रही है ना। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 हम यहीं से इसके बाद से 2022 मानते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम ईस्वी लिखते हैं या इसको एडी लिखते हैं। ठीक है, और इसके अगर पीछे हम जाएं, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की अगर बात करें तो उसको हम हिंदी में ईस्वी पूर्व से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में बीसी लिखते हैं। बिफोर क्राइस्ट होता है इसका मतलब, और एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी इसीलिए है, क्वेश्चन में हमको दिख रहा है, कभी क्वेश्चन हमने देखा ऐसा तो कंफ्यूज हो गए, तो उसके लिए हम इसको जान लेते हैं क्या है। तो 58 बीसी की बात करें तो वो यहां कहीं पे आएगा 58 बीसी या 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और 78 ईस्वी की बात करें तो 78 ईस्वी कहां पे आएगा? यहां कहीं पे आएगा 78 ईस्वी। क्यों? क्योंकि जीरो यहीं से है, इधर स्टार्ट करेंगे तो आगे ईस्वी की तरफ जाएंगे, अगर इससे पीछे जाएंगे तो ईस्वी पूर्व की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो शक संवत जब प्रारंभ हुआ, शक संवत प्रारंभ हुआ 78 एडी में, 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ। और ये 58 बीसी जो दिया हुआ है, 58 बीसी जो है, जो 58 ईस्वी पूर्व है, इसमें शुरू हुआ विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत कब चालू हुआ? 58 बीसी में, और शक संवत कब चालू हुआ? 78 ईस्वी में। ठीक है, तो ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी के बीच का डिफरेंस यही है। जीसस क्राइस्ट के जन्म जब हुआ था उसको हम पहला दिन मानते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं हम, जैसे आज का डेट है 2022, तो उसको ईस्वी या एडी में काउंट करते हैं, और इसके पहले की बात करते हैं, जन्म से पहले के डेट में जाते हैं, उसकी बात करते हैं तो हम बीसी लगाते हैं या ईस्वी पूर्व लगाते हैं। ठीक है, तो आइए संवत के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास में जब भारतीय इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो उसमें महान राजा हुए जिन्होंने कई संवत चलाए, है ना। तो उन संवत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में हो सकता है उससे क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो जैसे विक्रम संवत है, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य प्रथम ने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय इतिहास में अगर देखें तो पहला संवत है जो चला। जब भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं तो पहला संवत हम विक्रम संवत ही पढ़ते हैं। तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य प्रथम ने किया, है ना। वैसे ही शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के राजा थे, है ना। कुषाण वंश के अगर प्रतापी राजा कोई हुए तो वो हुए कनिष्क। ठीक, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई। गुप्त संवत की शुरुआत
319-320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम लेके आए। हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा हुई और हिजरी संवत को शुरुआत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने किया। ठीक है, इलाही संवत का शुरुआत 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट संवत है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमने जैसा कि अभी देखा, ईस्वी पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस क्या है। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात करें तो हम ईस्वी पूर्व में जाते हैं और जीसस क्राइस्ट के बाद की बात करें तो हम ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य प्रथम ने किया था। ठीक, और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया। यही क्वेश्चन बना था हमारे सीजीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे हमको ये जो चीजें हैं ये बहुत ही कंफ्यूज कर दी जाती है। किसके बारे में? विक्रमादित्य प्रथम के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को जब हम पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं गुप्त वंश में। गुप्त वंश के शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय से बहुत कंफ्यूजन लेकर के चलते हैं। मैंने कुछ वीडियो भी देखे यूट्यूब वगैरह में, तो उसमें भी उन्होंने विक्रमादित्य प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय को लेके बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। क्या है विक्रमादित्य प्रथम जो है, या विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं हम, राजा विक्रमादित्य हुए, वो 58 ईस्वी पूर्व में ही विक्रम संवत की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो आते हैं वो 375 ईस्वी के आसपास आते हैं और गुप्त वंश की स्थापना होती है श्रीगुप्त के द्वारा, वो होती है 275 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में होती है और विक्रम संवत लेकर के विक्रमादित्य जी 58 ईस्वी पूर्व में ही आ चुके हैं। तो ये दोनों को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों अलग अलग राजा रहे हैं भारतीय इतिहास में हम पढ़े तो। राजा विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किया था। कब? 58 ईस्वी पूर्व, है ना, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बहुत ही पहले 58 ईस्वी पूर्व उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया था। राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके, शक करके वंश एक चल रहा था, डायनेस्टी थी, शक डायनेस्टी। तो शक डायनेस्टी को उन्होंने पराजित किया और उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत चालू किया 58 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश के राजा हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश के राजा हुए। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई। कब की गई गुप्त वंश की स्थापना? 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई और गुप्त वंश के ही राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासन काल 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक के चला। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया था। शक डायनेस्टी उस समय भी चल रही थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया था और पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये जो थे राजा विक्रमादित्य वो पहले विक्रमादित्य हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद राजा ने, मतलब भारत के इतिहास में ऐसे 15-16 राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिनमें से एक है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कंफ्यूजन क्रिएट यहीं पे होता है। ठीक है, तो वही चीज है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने के बाद वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए और ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिनके शासन काल में चीनी यात्री फायान जो है वो दार्शनिक के रूप में भारत आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो दोनों को लेकर कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं संक्षिप्त में। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। जैसा कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, है ना, संविधान भी हमारा लागू हुआ। तो उस समय संविधान में जो सरकारी कामकाज का जरिया था, उस समय जो कैलेंडर चल रहा था संवैधानिक रूप से अगर देखें तो विक्रम संवत चल रहा था और वर्ल्ड में ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा था और इंडिया को भी ग्लोबलाइजेशन उस समय करना था और ग्लोबलाइजेशन हो भी रहा था।
इंडिया से हम दूसरी कंट्री भी जा रहे थे, दूसरे कंट्री से इंडिया भी आ रहे थे लोग, है ना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा था और हमारे यहाँ विक्रम संवत चल रहा था। आधिकारिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे देखे तो विक्रम संवत चालू था। तो सरकारी कामकाज के हिसाब से संवैधानिक तौर पे विक्रम संवत चालू था और सरकारी कामकाज के हिसाब से और ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए संसद ने एक सुझाव दिया कि कैलेंडर सुधार समिति का गठन करना चाहिए और सुधार समिति के द्वारा जो भी रिपोर्ट आए उसको हमको मानना चाहिए एज अ ग्लोबलाइजेशन के तौर पे, ठीक है। तो संसद द्वारा एक सुझाव पारित हुआ कि नवंबर 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद द्वारा पंचांग और सुधार समिति की स्थापना की जाए, ठीक है। तो नवंबर 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद द्वारा पंचांग सुधार समिति की स्थापना होती है। पंचांग सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा? वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद द्वारा नवंबर 1952 में पंचांग सुधार समिति की स्थापना होती है और समिति अपना रिपोर्ट वर्ष 1955 में सौंपती है। समिति जो बनी थी पंचांग सुधार समिति, वो अपना रिपोर्ट वर्ष 1955 में सौंपती है और सर्वसम्मति से संसद द्वारा 22 मार्च 1957 को शक संवत के साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी संवैधानिक रूप से अपनाया गया, है ना। संवैधानिक रूप से अपनाया गया। आजादी के बाद देखे हम तो विक्रम संवत चालू था और उसके बाद 22 मार्च 1957 से शक संवत के साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी संवैधानिक रूप से अपनाया गया, ठीक है। और शक संवत पर आधारित होने के कारण हिंदू पंचांग जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित होने के कारण इसे शक कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है एक्चुअली में? हम जो अभी फॉलो करते हैं या सरकारी कामकाज के रूप में फॉलो करते हैं, है ना, संडे मंडे ट्यूसडे ये सब जो चलता है, सोमवार मंगलवार और मंथ के तौर पे जनवरी फरवरी जो चलता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पार्ट है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने पर आधारित है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर कंप्लीट करने पर आधारित है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन कुछ घंटों में लगाती है, तो इसी तरह एक साल कंप्लीट होता है और हम लोग वैसे ही 31 दिसंबर को लास्ट साल का दिवस मनाते हैं और जैसे ही 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है तो न्यू ईयर हम मनाते हैं। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, ठीक है। शक संवत में भी 12 महीने होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जैसे कि 12 महीने होते हैं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, वैसे ही शक संवत में भी 12 महीने होते हैं और इनमें भी महीनों का जो दिन होता है जनवरी फरवरी का, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 30-31 का दिन होता है, वैसे ही शक संवत में भी 30-31 का दिन होता है महीनों में, ठीक है। हर महीना जो है वो शक संवत में भी 30 से 31 दिन का होता है। तो जिसमें 12 महीने आते हैं जो शक संवत में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से, वो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ अषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन है ना। जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसा दिसंबर तक के आते हैं, वैसे ही ये जो है ये शक संवत में आने वाले माह हैं या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग में ये माह आते हैं, ठीक है। शक संवत का नया साल आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 22 मार्च से शुरू होता है। जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, 1 जनवरी से नया साल शुरू होता है, तो शक संवत के हिसाब से 22 मार्च से नया वर्ष शुरू होता है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी लीप वर्ष होता है ना। लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी 29 दिन का हो जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। शक संवत में भी लीप वर्ष होते हैं, तो नया वर्ष 21 मार्च से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। शक संवत में लीप वर्ष में 21 मार्च से नया वर्ष शुरू हो जाता है और आमतौर पर देखा जाए तो नॉन लीप ईयर में 22 मार्च से नया साल शुरू होता है, ठीक है। 22 मार्च को इसलिए चुना गया क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। जैसा कि आप जानते हैं भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पर 22 मार्च को ही दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए 22 मार्च को ही नए वर्ष के तौर पे चुना गया भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से, ठीक है, शक संवत के हिसाब से। और इस नए वर्ष के तौर पर भारत में कई राज्यों में
कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कश्मीर में नवरोज मनाया जाता है ना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से नए वर्ष सत संवत के हिसाब से जब आता है चैत्र में, है ना, चैत्र में आता है, तो कई स्टेट में फेस्टिवल के तौर पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें से कश्मीर में नवरोज के तौर पर मनाया जाता है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक देखें तो वहां पर उगादी के तौर पे मनाया जाता है। केरल की बात करें तो विशु के रूप में मनाया जाता है। असम में बिहू के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, और पंजाब में बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने नए वर्ष के तौर पे जो कई स्टेट में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो भी हमने देखे। ठीक है, और जो सत संवत में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग में अगर उसकी बात करें तो साल का पहला महीना जो होता है, नया साल स्टार्ट होता है, वो चैत्र से शुरू होता है, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से शुरू होता है, और खत्म कहाँ पे होता है, दिसंबर में खत्म होता है। तो सत संवत में हिंदू पंचांग के हिसाब से या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से साल का आखिरी माह जो होता है वो फागुन होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। आगे थोड़ा सा और देखेंगे। छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में हम देखें तो छत्तीसगढ़ व्यापम में या सीजीपीएससी में भी हम देखें तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अक्ति तिहार कब मनाया जाता है, ऐसे करके। तो सत संवत के हिसाब से, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से अगर हम लेके चले, या छत्तीसगढ़ में जो अक्ति तिहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है बैसाख के माह में। ठीक है, बैसाख माह में मनाया जाता है। तो सीजी व्यापम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आया भी है अभी सीजी व्यापम के हाल ही के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो मिलेगा वो। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो आज हमने भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो हमने आज कंप्लीट किया है कि जो सीजीएसआई का आगामी एग्जाम है या सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको बताया उतना समझ में आया होगा, और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।